कराची की ही बात करते हैं। एक तरफ तो सहूलियात है, लेकिन एक तरफ बेहिसी इंतहा पर पहुंच चुकी है। जुल्म की इंतहा हो गई। 62 ठेकेदार ने गरीब मेहनत कश का पांव काट दिया। कराची के साहिल सीव्यू पर लोगों के पांव धोकर 4 बच्चों समेत खानदान के 9 अफराद की देखभाल करने वाले मेहनत कश का पांव काट दिया गया। बेचारे का जुर्म क्या था कि ठेकेदार ने मुबैना तौर पर हफ्तावार 2000 रुपए का भत्ता वसूल किया। बेचारे मेहनत कश मोहम्मद आबिद ने पैसे ना होने का बताया तो ठेकेदार ने ट्रैक्टर पांव पर चढ़ा दिया। मोहम्मद आबिद कटी हुई टांग के जरिए जिना अस्पताल पहुंचे, लेकिन मामला बेहिसी का मामला यहीं पर नहीं रुका। 62 शख्स ने अस्पताल से मुबैना तौर पर मेडिकल रिपोर्ट गायब की और मेहनत कश को बच्चों समेत जान से मारने की धमकियां भी दी। मेरे साथी एंकर फैसल करीम उनके घर गए, मोहम्मद आबिद से उन्होंने मुलाकात की। क्या बातचीत हुई आपको पहले दिखाते हैं। ये शाह रसूल कॉलोनी है कराची की, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बिल्कुल सामने। और यहाँ पे एक शख्स रह रहा था जिसके साथ बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया 30 अगस्त को। और ये वो शख्स था कि जो अपनी रोज़ी कमाता था साहिल समंदर पे लोगों के पैर धुलवा के, लेकिन इसको इसके पैरों से ज़ख्मी कर दिया गया। तो देखते हैं आबिद के घर की हालत कैसी है। इंतहाई तंग गलियों से होते हुए सीढ़ियाँ भी इंतहाई तंग हैं और खस्ता अली का ये आलम है कि प्लस्तर भी नहीं हुआ हुआ। ये मेरे सामने एक कमरा है, सिर्फ ये एक कमरा है। ये कुल कायनात थी आबिद की, और आबिद के इस वक्त हालात क्या हैं आपको दिखाते हैं। हमारे माशरे में जो बर्दाश्त का रवैया है वो आए रोज़ ख़त्म होता हमें दिखाई देता है। तो ऐसे ही एक शख्स थे मोहम्मद आबिद, और इनके साथ बहुत अंदोनाक वाक़या पेश आया है। आप देख सकते हैं कि ये जो सानिया इनके साथ पेश आया, इसमें टांग इनकी कट गई है। तो ये तमाम तर वाक़या हुआ क्या, किसने इनके साथ किया, क्या ये हादसा था या फिर ये कसदन किया गया? आबिद हमारे साथ ही मौजूद है। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम आबिद है। मैं सीवीओ पे काम करता हूँ, पाँव धोने का पानी का काम करता हूँ। जो आप देखा होगा वहाँ पाँव धोने की बोतलें रखी होती हैं, कभी आप जाएं तो ये हफ़्ता मैं 2000 रुपये हफ़्ता देता हूँ उनको। तो ये आज तवार को मेरे से नहीं हो पाया, हफ़्ता उनको नहीं दे पाया मैं सरफराज भाई को। तो पीर वाले दिन वो लोग आए, बोला जी आपने हफ़्ता क्यों नहीं भेजा। मैंने कहा सर काम नहीं हुआ, इस वजह से आपको हफ़्ता नहीं दे पाया मैं, लिहाजा आपको आगे कर दूंगा आप पैसे में। बोला नहीं जी अभी आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। मैंने कहा सर अभी तो मेरे पास नहीं है। फिर वो गालियाँ गला बकने लग गया, बहुत सारा सिस्टम उसने बहुत गर्म हो गया। तो मेरे से भी गलती हो गई थोड़ी सी, मैंने भी उसको गालियाँ बक दी। इसी गुस्से में आके उसने 30 अगस्त को इतनी गुस्से से ट्रैक्टर लेके आया कि उसने मारा, मेरी टांग भी कट गई, सामान भी सारा टूट गया। टांग उसी टाइम ही उधर ही उसी जगह पे कट गई, उधर पड़ी हुई थी। मैं इधर पड़ा हुआ था, इतना खून था कि मैं खून को देख के बेहोश हो गया। मेरे बच्चे मेरे साथ थे, उन्होंने चीखे चिल्लाए, आवाम इकट्ठी हो गई। वहाँ पे आवाम ने उसको मारा पीटा, फिर एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस में डाला, जिना ले गए। जिना में सर 1-2 दिन रखा मुझे, तीसरे दिन ऑपरेशन किया। वहाँ पे मेरा पाँव भी गायब कर दिया, जो यहाँ से निकला था वो भी गायब कर दिया। और यही लोग आपसे जो इन्हीं का ठेका था, इन्हीं को आप देते थे? जी इनको ही पैसे दे रहा हूँ तकरीबन बहुत अरसे से। अच्छा, इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि पैसे आपको ठेकेदारों को देने में देर सवेर हो गई हो? सर देर सवेर होती नहीं है, क्योंकि ये लगाने नहीं देते, पैसे नहीं दे में तो पैसे नहीं दे तो लगाने नहीं देते हैं, किसी ना किसी से मांग के देने पड़ते हैं। उस दिन ऐसा हुआ कि बिल्कुल मेरे पास भी पैसे नहीं थे, घर पे भी पैसे नहीं थे, और कहीं से मुझे मिले नहीं कि मैं उसको जाके दूं। ये गिरफ्तारी वगैरह कोई हुई है? पहले तो नहीं हुई थी, 4 दिन बाद अभी जो जिब्रान साहब आए हैं उन्होंने मेरा साथ दिया थोड़ा, तो उन्होंने गिरफ़्तार करवाया है। अभी उनको जेल हो गई है, लेकिन जेल भी उसको हो गई है तो फिर मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो शख्स इन हाथों से दूसरों के पैर धोता था, उस शख्स का अपना पैर कट गया है, और अब वो किस तरीके से अपने मामलात चलाएगा। कितने बच्चे हैं आपके? आप बताइए। 4 बच्चे हैं सर, 2 मदरसे पढ़ रहे हैं, 2 ये हैं। जो मेरे साथ थे वो दोनों मदरसे गए हुए हैं। अभी वो कुरान पाक पढ़ा रहा हूँ उनको। पहले तो मैं कोरोना से पहले उनको स्कूल पढ़ा रहा था, काम भी अच्छा हो रहा था। कोरोना में काम कम हो गया थोड़ा सा, तो मैंने स्कूल से निकाल लिया, क्योंकि मेरी इतनी फिर वो फुर्सत नहीं रही। काम और कोई जैसे आप कह रहे हैं ना कि कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई सिंध हुकूमत से, कोई इधर से कोई आया है, कोई आपने कोई? तो सर कोई हुकूमत से नहीं आया है। मैंने बड़ी अपील की मुराद अली शाह साहब से, इमरान खान से भी अपील की है, जितने सरकारी इदारे हैं सबको अपील की है।
अभी तक सर कोई भी नहीं आया मदद करने के लिए। मैं इतना परेशान हाल में हूँ कि आपको क्या बताऊँ कि मैं पट्टी के पैसे भी गली वालों से कभी किसी से 100 मांगता हूँ, कभी किसी से 100 मांगता हूँ, तब जाके मेरी पट्टी के पैसे पूरे होते हैं। दवाएं मैं नहीं ले सकता हूँ, गोलियाँ डॉक्टर ने लिख के दी हैं वो नहीं ले सकता हूँ। क्यों कि है कुछ नहीं मेरे पास। काम वाला अकेला बंदा था, घर वाला चलाने वाला। खाना यकीन मानो मैं बाज़ार से लेके आता हूँ, बच्चों को रात को बेचता हूँ, बाज़ार से लेके आते हैं। अभी मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है आपके? मैं जहन में सोचता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ कि दिल करता है कि मैं अपने आप को क्या करूँ। मैं इतना परेशान हाल में हूँ कि आपको क्या बताऊँ। अब मैं रोज़ सारी रात रोता रहता हूँ कि मुझे नींद नहीं आती। यकीन करें इनके बारे में सोचता रहता हूँ कि इनका क्या होगा, आगे मेरे घर का क्या होगा। अभी तो चलो कोई ना कोई दोस्त आ जाता है, कोई रोटी ले आता है, कोई 100-200 दे जाता है कि चलो भाई आबिद भाई आप पट्टी करा लेना। जब ये वाकया हो गया उसके बाद वो ठेकेदार सामने आया, उसने कोई रहमदिली की या क्या किया उसने? उसने रहमदिली कोई नहीं की, उल्टा उसने बोला एक्सीडेंट हुआ है सर। एक्सीडेंट उसने लिखवाया, MLO रिपोर्ट वहाँ से ले गया। वो उसने पता नहीं वो पाँव भी वो ले गया, पता नहीं क्या किया उसने। बहुत सारा वो अपना उसने जो है ना छुपाने के लिए बहुत कोशिश की। 4 दिन तो FIR ही नहीं काट रहे थे ना, जब तक इमरान नासिर साहब आए फिर उन लोगों ने उसने जोर दिया, फिर उसने जाके FIR कटवाई, खुद थाने गए। अच्छा, सिर्फ अभी एक ही बंदा गिरफ्तार है या बाकी भी हुए हैं? फिलहाल एक ही बंदा गिरफ्तार है, वो जो है सरफराज, जिसने 8। और जिन्होंने ये ट्रैक्टर चलाया वो सर भागे हुए हैं, अभी तक कोई नहीं पकड़ा सर। क्या हुकूमत से अपील करेंगे इधर वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से? मेरी यही अपील है कि सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरी मदद की जाए। मैं बहुत परेशान में हाल हूँ, मेरे बच्चों के ऊपर तरस खाएँ सर। मैं बहुत परेशान में हाल में हूँ, मैं ना चल सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। मेरे बच्चों के लिए, खुदा के लिए मेरे साथ रहम की जाए, मेरे से इंसाफ किया जाए। मेरे पट्टी के पैसे नहीं होते, दवाओं के पैसे नहीं होते कि मैं दवाएं खा लूँ, और तो और छोड़े मैं रात को रोटी के पैसे नहीं होते, मज़ार से यकीन करें मैं जाके खाना ले आता हूँ, बच्चों को खिलवाता हूँ। आबिद भाई घर में कौन कौन है? घर में सर मेरे बच्चे हैं, मेरी वालदा है, एक मेरी छोटी बहन है, एक मेरी वाइफ है। बहन की शादी हुई है? नहीं, बहन की शादी नहीं हुई, बहन की शादी अभी करनी है। अभी जैसे खाना हो गया, वॉशरूम वगैरह जाना हो गया, कौन कर रहा है? वॉशरूम सर बड़ी मुश्किल से घसीट के जाता हूँ, वहाँ बैठ जाता हूँ, कुर्सी बनाई हुई है। कल भी वहाँ वॉशरूम वहाँ से गिर गया हूँ, ये सारे देखें चोटें लग गई हैं, क्या करें अभी। आबिद भाई से तो हम बात कर ही रहे हैं। ये शाह रसूल कॉलोनी है, गली नंबर 23, और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से तंग गली है और उतने ही तंग रास्ता यहाँ तक इस एक कमरे के घर तक आने का है। जैसे कि आबिद भाई ने बताया कि वो जिनका पेट पाल रहे हैं उनमें ना सिर्फ उनकी अपनी फैमिली है बल्कि उनकी वालिदा भी हैं। अम्मा हमारे साथ मौजूद। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मा, सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत जो है आप अफसोस है हमें, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो इतना होनहार है कि दूसरों का पैर धो के वो आप लोग का पेट पाल रहा था। तो जब ये वाक़या हुआ आपको कब पता चला, कैसे पता चला? बेटा मैं इधर क्लीन में ऐसे सोई हुई थी तो फ़ोन आया मेरे पास, जो बच्चों का एक्सीडेंट हो गया सीवी होते। जब मैंने बहू को बोला, मैं कि बेटा मैं के फ़ोन उठा लो, किसका फ़ोन है? जैसे मेरी बहू ने फ़ोन उठाया तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया मेरी बहू ने। मैं कि क्या हुआ? आके चाची सीवे से फ़ोन है, जब बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। मैं कि चल, मैं कि सीवे पे चलते हैं, मैं कि देखते हैं जो क्या है। जब तक मैं नीचे उतरी तो मेरा पोता छोटा वाला आ गया था, जो बड़े से छोटा है। मेरे को बोलता है अम्मा अम्मा। मैं कि जी। आके मेरे अब्बू का तो आके सुपरवाइज़र ने पाँव कटवा दिया, आके पाँव लग गए। मेरा अब्बू ऐसे पड़ा हुआ है, अयान ने उसको पकड़ा हुआ है। फिर मैं फ़ौरन फिर सीवीओ भागी। जब फिर सीवीओ गई तो उधर ना ये मेरा बेटा है ना वो मेरा पोता है। अभी ऐसे सारा खून, कुछ भी नहीं था उधर, सिर्फ ट्रैक्टर खड़ा हुआ था उसी जगह पे। फिर मेरे पास फ़ोन आता है जो जल्दी इमरजेंसी आ जाओ आके, तो आबिद का एक्सीडेंट हो गया। जब मैं गई इमरजेंसी में देखा अपने बेटे का पाँव अलग रखा हुआ था। मेरा बेटा ऐसे बेहोश पड़ा हुआ था। उस माँ से क्या गुजरती है जो सारे घर का सरबराह था, खाने पीने वाला था।
फिर FIR नहीं हो रही थी। फिर हम थाने गए, आके ये सुलह कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अच्छा, थाने वालों ने बोला सुलह कर लो? वो जो जिनका ट्रैक्टर था उन्होंने बोला जो 50,000 ले लो, ये लो वो लो, ऐसे जैसे बोलते हैं। हाँ, उन्होंने आपके बच्चे के पैर की कीमत जो है वो 50,000 रुपये मुकर्रर की। वज़ीर आला से क्या कहेंगी? बच्चा आपका ऐसी हालत में, हमें खुद बड़ा तकलीफ, बड़ा दुख हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ये सब जो मीडिया आ रही है, अगर वो नहीं देख रहे होंगे, सब लोग देख रहे होंगे। एक ये क्या है जो ये गरीब है इसीलिए नहीं आ रहे हमारे घर में। गरीब की कोई नहीं सुनता, पैसे वाला की हर कोई सुनता है बेटा। एक बहुत तल्ख हकीकत बयान की है कि गरीब की कोई नहीं सुनता। तो अपील इन्होंने भी की है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, और जितने भी मुक़्तदर हल्के हैं जो देख रहे हैं कि जो जुल्म हुआ है ये जुल्म कम नहीं हुआ है, क्योंकि 9 अफराद के कुंबे को एक वाहिद शख्स पाल रहा था और अब उसके साथ ये जुल्म किया गया है। तो ना सिर्फ ये कि इंसाफ इन्हें फ़राहम किया जाए, इनका मुतालबा है, बल्कि इनका जो इतना बड़ा कुंबा है उसकी भी रोज़ी रोटी का कोई इंतज़ाम किया जाए। तो फैसल की इनसे गुफ्तगू हमने आपको दिखाई। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा तहरीक इंसाफ हुनैद लखानी साहब ने। लखानी साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। शहर कराची में ये क्या हो रहा है? अगर मैं ये कहूँ कि अंधेर नगरी चौपट राज है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को ये लग रहा है, हर वो बासा शख्स जो कि हैसियत रखता है उसे लगता है कि मुझे ना तो कोई पूछने वाला है, ना मुझसे कोई सवाल करने वाला है, मेरे लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए गरीब की ज़िंदगी अगर मैं तबाह भी कर दूँगा तो मुझसे कोई सवाल नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, निहायत ही अफसोस की बात है। और मैं आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस किस्म के वाक़यात को जो है वो उभारते हैं। देखिए, कोई माशरा जुल्म के साथ चल नहीं सकता और ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इस किस्म के वाक़यात रोज़ाना की बेसिस पे होते हैं, हर जगह होते हैं शहर में। एक गरीब आदमी जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए निकला है और मुश्किल से कहीं 200-300 रुपए कमा के घर लेके जाता होगा, उसको अपाहज कर दिया। और इस तरह के हज़ारों लोग हैं, ना सिर्फ CTO पे बल्कि कराची के मुख्तलिफ कोनों पे जो काम करते हैं, उनको भत्ता देना पड़ता है और इस भत्ते के पीछे पूरी माफिया है। जहाँ पे ये CBU का इलाका तो खैर DHA के अंदर आता है और जो DHA के अंदर नहीं आता वहाँ पे पुलिस का राज लगा हुआ है और इसको खत्म होना चाहिए। देखिए, अगर इस एक आदमी को सजा दी है तो आइंदा 10 लोगों की टांगें बच जाएगी। और इसमें ये पुलिस का डिपार्टमेंट और हमारी जुडिशरी जो है, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि वो सजा दे इन लोगों को जो लोग इस किस्म का जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, अदरवाइज बड़ा अजाब से हम जो है वो मुब्तला हो जाएंगे इस मुल्क के अंदर। ये हम सब की जिम्मेदारी है तो जो देख रहे हैं। इसके लिए फिर कुछ किया जा सकता है? कोई इसकी माली मदद तो खैर वक्ती होती है, लेकिन कोई उसका मुस्तकिल कोई बंदोबस्त किया जा सकता है इसके लिए? माल की तरफ से तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसको हम कारोबार स्टार्ट करने के लिए ज़रूर इतनी रकम दे देंगे कि ये कारोबार स्टार्ट कर ले और इसके इलाज के मुआवजे के लिए पैसे दे देंगे और वो तो इमीडिएटली हो जाएगा। लेकिन इस किस्म के जो वाक़यात हैं, इनको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि इसको इंसाफ दिलाया जाए। अगर इंसाफ नहीं होगा तो डेफिनेटली अल्लाह का अज़ाब हम सब पे होगा, सब देखने वालों पे होगा जो इस पे आवाज़ नहीं उठाते। ठीक है, बेहद शुक्रिया हुनैद लखानी साहब, आप मौजूद थे गुफ्तगू कर। और जैसा कि आपने भी कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा या हम साथ नहीं खड़े होंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से इंसाफ मिल पाएगा। आई थिंक हमारे साथ ही। अच्छा हुनैद साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर मैं ये कहूँ कि वो इंसाफ चाह रहा है, कार्रवाई चाह रहा है उस बासठ शख्स के ख़िलाफ़, तो आप उसमें उसकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, इसमें डेफिनेटली एज अ मेंबर ऑफ तहरीक इंसाफ हम इसको पुलिस में जितना ज़्यादा सपोर्ट दिलवा सकेंगे दिलवाएंगे। हम इसको इस केस को जो है वो इसके ऊपर मेक श्योर कि इस तरह इसको प्रेशराइज ना किया जाए। लेकिन इसके अंदर आई थिंक डिपार्टमेंट का और जुडिशरी का बड़ा रोल होगा।
एब्सोल्युटली। और एक और बड़ी अहम चीज़ है वो ये कि जब हम इसके घर पहुँचे थे ना उनैद भाई, तो ना वो हवा का वहाँ गुज़र, ना रोशनी, इतनी कस्मा पुरसी में ये शख्स रोज़ी रोटी कमाने के लिए, इसके पास और भी ऑप्शन थे ना, ये कोई गलत काम भी कर सकता था, लेकिन इसने ये नहीं देखा बल्कि पूरे 9 अफराद के कुंबे को तने तनहा ये शख्स पाल रहा था। मैं जिस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो ये कि जो नेग्लिजेंस होती है ना, उसको कहते हैं ना कि टर्मिनोलॉजी में, जस्टिस टर्मिनोलॉजी में, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इनका ये कहना है कि ये लोग 4 दिन तक चक्कर लगाते रहे, पुलिस इनकी FIR नहीं ले रही थी, पुलिस FIR तक दर्ज नहीं कर रही थी। तो ये जो, और उसके बाद इन पे प्रेशर डाला गया कि जी सुलह कर लो, 50,000 ले लो, सुलह कर लो। ये माफ़ी कल्चर हमारे यहाँ, ये दबाव कल्चर, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है उनैद भाई। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपकी कैमरे की आंख दिखा रही है कि उसके घर में सिर्फ एक कमरा, और वो भी जिस हालत में है, कोई दरवाजा नहीं, कोई चौखट नहीं, और उसके अंदर तमाम फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं। गुर्बत से बुरा हाल है, और बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं इस शहर के अंदर, क्योंकि जो एक गरीब आदमी को रियासत की तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, वो तमाम चीज़ें नहीं हैं। और ये तो एक जगह है। दूसरी बात जो आपने कही कि पुलिस में यही होता है कि उनको उनकी इनकम नजर आ जाती है, जो आदमी उनको पैसा दे रहा होता है उसके लिए वो काम करना शुरू कर देते हैं, और गरीब आदमी को प्रेशराइज करते हैं कि वो सुलह कर ले। ये बड़ा कॉमन है, हर आदमी जानता है, और लोगों के साथ इसी तरह के कई वाकयात होते हैं। अभी कल भी मैं उन लोगों के साथ था जिनको फैक्ट्री में आग लगी थी और 16 अफराद जो है जहाँ भाग हो गए थे। देखिए, उसमें भी रियासती इदारों का ही कसूर है, वही कातिल हैं जिन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं रखवाए थे फैक्ट्री में, जिन्होंने उसके प्लान्स अप्रूव कर दिए थे, फायर स्प्रिंकलर्स नहीं थे, फायर एग्जिट्स नहीं थे, ड्रिल्स नहीं हुई थी फायर की। और इस वक्त कराची की ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो सारी की सारी ऐसी है। तो इस तरह के वाकयात होते हैं, और हम भेड़ बकरियों की तरह जो है इमीडिएट थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखाते हैं और फिर उसके बाद खामोश हो जाते हैं, और वैसे का वैसे ही सिलसिला चलता रहता है। फिर महीने बाद दोबारा कोई वाकया हो जाता है, कहीं बिल्डिंग गिर जाती है, कहीं पे दोबारा आग लग जाती है। सो इस तरह के बड़े शहरों में जो है ये जरूरी है कि ये रियासती इदारे जो हैं अपना काम तरीके से करें, वरना इस किस्म के वाकयात होते जाएंगे। और उम्मीद हम यही करते हैं, दुआ करते हैं कि इस तरह के वाकयात ना। बहुत शुक्रिया होना, हमारे साथ आप मौजूद थे। तो इस सदम ज़रीफ़ी आपने देखी, लेकिन टीम नया दिन की ये कोशिश थी कि इसकी आवाज़ पहुँचाए और इस तक इमदाद ज़रूर पहुँचाए।